तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है लास्ट क्लास तक आपने जो मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आपको। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ पीवाईक्यूज दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपकी एनसीईआरटी के, और मैंने कुछ आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाया था। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कौन चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल बताया था, मास परसेंटेज बताया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताया था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, पीपीएम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो एक बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इजी है, अगर हमें समझ में आ जाए तो एक बार में। तो सोल्यूबिलिटी क्या बताती है बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं हाइलाइटर ले लूँ। हाँ, सोल्यूबिलिटी पहले हिंदी में समझते हैं, है ना। अगर मान लो आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें आपने आधा एक पूरा पानी का गिलास भरा हुआ है, आपने 1 चम्मच नमक मिलाया, 2 चम्मच मिलाए, 3 चम्मच मिलाए, आप मिलाते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली। एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक मिलना बंद हो जाएगा। वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नमक क्या है, सोल्यूट है आपका, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व किया जा सकता है एक फिक्स क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर। कंफ्यूज हो गए? नहीं, इजी। आप किसी फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हो, कितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हो। जो मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हो उस क्वांटिटी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। हिंदी में इतना सही मतलब है, किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के अंदर कितना सोल्यूट मिलाया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व किया जा सकता है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, आपका सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। ऑब्वियसली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड, 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सोल्यूबिलिटी। कौन कौन सी? सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट। अब भाई एक बात बताओ ना, सोल्यूट का नेचर सॉल्वेंट में मिलने वाला ही नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलने लायक ही नहीं है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम रहेगी। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करा। ऐसे ही सॉल्वेंट के ऊपर, भाई सॉल्वेंट सोल्यूट में मिलना चाहता है या फिर नहीं मिलना चाहता। अगला आता है टेम्परेचर। भाई इसके ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो अभी इसके ऊपर बात नहीं करते। और चौथा है प्रेशर। तो इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सोल्यूबिलिटी। उम्मीद है आपको सोल्यूबिलिटी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप इस जीआईएफ को देख रहे हो तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सोल्यूट को हमने मिक्स करा, अच्छे से इक्वली मिक्स हो गया, मैक्सिमम क्वांटिटी मिक्स हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो बेटा हम बात ही करेंगे, बट सोल्यूबिलिटी में भी किसके ऊपर बात करेंगे, वो है आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को मिला रहे हैं, याद रखना। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपके कई केसेस बनेंगे। सबसे पहला जो केस बनेगा वो है कि आप एक लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला रहे हो, उसको उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपका पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। नहीं समझ में आई? इससे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल बहुत इजी है। एग्जांपल है, अगर मान लो आप एक शरीफ आदमी हो तो आप किसी भी जगह किसी शरीफ आदमी को ढूंढ सकते हो कि ये शरीफ आदमी। और अगर आप खराब आदमी हो तो आपको खराब आदमी तो हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह ही मिल जाएंगे।
ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जैसा होता है उसी में मिलता है। अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में मिलेगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलेगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये पोलर और नॉन पोलर समझ में ना आ रहे हो, ठीक है, तो मैं अलग से आपको एक स्क्रीन लेके बता देता हूँ कि पोलर और नॉन पोलर किसे कहते हैं। बहुत इजी है बेटा। बात करें अगर हम पोलर की, तो पोलर उन्हें कहते हैं जिसमें चार्जेस यानी कि आयंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। जब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अभी वैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है बट मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ। HCl देख लो, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होगा। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो चार्जेस इक्वली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा है, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया आपका, पोलर हो गया। वहीं पर CH4 देख लो, इसमें क्या होते हैं, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखो कहीं हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो हर जगह आयंस बराबर इक्वल रूप में डिवाइड होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हर जगह पाया जाए। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर के और एग्जांपल, एक तो HCl हो गया, एक HBr हो गया, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखे, H2 हो गया। ये सारे आपके कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर में कौन आते हैं, हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं जनरली वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, रूल कुछ और है कि चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आपको डाइपोल मोमेंट देखना आना चाहिए, बट आपको एक रफ आइडिया लग गया आई गेस कि कैसे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में डिजोल्व होता है। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, Na और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। शुगर एक हाइड्रोकार्बन है, सॉरी शुगर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडियली इन वाटर। शुगर जो हो गया आपका, इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सोडियम क्लोराइड, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं, इसलिए पानी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। वहीं पर नेफ्थलीन और एंथ्रेंस, नेफ्थलीन भी हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन रिंग से बना होता है। एंथ्रेंस भी आपका हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन रिंग से मिलकर के बना होता है, डिजोल्व रेडियली इन बेंजीन। बेंजीन जो कि एक अगेन हाइड्रोकार्बन है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, ये भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, इसलिए ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, तीनों आपस में डिजोल्व हो जाएंगे। पोलर पोलर डिजोल्व हो जाएंगे पोलर के अंदर, सिंपल। अगर मैं किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करता हूं सॉल्वेंट के अंदर तो कुछ ऐसा होता है। बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मिला रहे हो और मिला करके सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने करा डिसोल्यूशन। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो इसका नाम क्या होता है, डिसोल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाएंगे तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको समझा देता हूँ। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाए, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो गए। सॉल्यूशन टूट करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बट गया है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। समझे, एक बार समझते हैं भाई। ये उम्मीद करो कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सबने जलेबी की चाशनी बनते हुए देखा होगा। तो क्या होता है, एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, यहाँ पर हीट दे रहे होते हैं, यहाँ पर भरा होता है पानी और इसमें बहुत सारी चीनी डाल रखी होती है। अब जैसे जैसे भाई पानी को आप गर्म करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी, वो इधर उधर ज्यादा स्पीड से भागेंगे।
ज्यादा स्पीड से भागेंगे तो उनके बीच के गैप बढ़ जाएंगे, और आपको ये तो पता ही होगा जो गैप होता है बढ़ जाने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट उन गैप में भरा जा सकता है। लेकिन इफ अगर मैं इस हीट को हटा दूं यहाँ से, अगर मैं इस हीट को यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम हो जाएगी, वो वापस से पास पास आ जाएंगे, वापस पास आएंगे तो स्पेस कम होगा, और अगर स्पेस कम हुआ तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, जो हमने सॉल्यूट डाल रखा था, जो ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा हुआ था, वो सॉल्यूट वापस से निकल करके सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। यही बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी जब तक स्पेस था, मिले। देखो ये है नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट इसका ऐड हो गया, सॉल्युबिलिटी पे पहुंच गए। लेकिन 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 अगर मैं चाहूंगा कि मैं इसमें और सॉल्यूट ऐड करूं तो क्या करूंगा, मैं करूंगा कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी, इधर उधर पार्टिकल्स भागेंगे, स्पेस बढ़ेगा तो ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। हीट हटाओगे, पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होगी, स्पेस कम होगा, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया था वो क्या हो जाएगा, वापस से क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, वापस से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया क्रिस्टलाइजेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर भाई सोचो, मैंने कहा इसके अंदर, इस नॉर्मल वाटर के अंदर मैंने मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कर दिया, मेरा मन नहीं माना, मैं कह रहा हूँ हीट भी नहीं दूंगा लेकिन मैं और पार्टिकल्स ऐड करूंगा, तो क्या होगा देखो, जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक दो तीन तीन बॉल रखी हुई है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं तो जबरदस्ती एक चौथी बॉल भी ऐड करूंगा इसमें, तो क्या होगा, ये वाली बॉल यहाँ से गिर जाएगी। तो ऐसे ही जब आप मैक्सिमम सोल्युबिलिटी पे पहुंच जाते हो, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हो, मतलब जब आपने सोल्युबिलिटी पे रीच कर गए, मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व कर लिया, अब अगर आप और सोल्यूट डालोगे तो जो पहले वाले सोल्यूट डिसॉल्व हो रखे हैं वो वापस से क्या आने लग जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, और सॉल्यूशन वापस से टूट करके क्या बना रहा है बेटा, आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट बना रहा है। ठीक है, तो इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर हुआ है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उस इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का सीधा सिंपल तरीका, कंसंट्रेशन निकाल दो, है ना भाई, कंसंट्रेशन निकाल दो। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है उसी का नाम आता है सॉल्युबिलिटी। तो अमाउंट कैसे पता करा, कंसंट्रेशन से, लेकिन कंसंट्रेशन निकाली कब, इक्विलिब्रियम। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये डेल्टा एच में और में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैं आगे वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। व्हेन solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase। obviously solute add होंगे, dissolve होंगे तो concentration increase होगी, और इसी प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। हमें पता है, हम बहुत समझदार आदमी हैं। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, जब आपके मैक्सिमम पहुंच गए, अब अगर आप और सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब अब वो आपस में टकरा करके क्या हो रहे हैं, गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। वो जो एग्जांपल दिया था ना अभी मैंने, एग्जांपल कौन सा दिया था कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक दो तीन बॉल रखे हैं, आप कह रहे हो नहीं नहीं सर मैं तो चौथी भी लेके आऊंगा तो पहली वाली गिर जाएगी। तो जब सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रोसेस का नाम होता है बेटा क्या, क्रिस्टलाइजेशन। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो ये थोड़ा सा मीम देख लो, इस बार नीट में 600 स्कोर पक्का है। देखो नीट 2023 की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री ही मुश्किल आई थी सबसे, है ना, फिजिक्स काफी इजी थी, काफी तो ठीक थी, आसान थी, कंपैरेटिवली केमिस्ट्री से आसान थी। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सच आ सॉल्यूशन
इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, है ना, मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व हो गया एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे हाँ भाई, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही तो पढ़ते आ रहे थे कि जिस सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वही आपकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। द सॉल्यूशन व्हिच इज डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट and is the saturated solution and contains maximum amount of solute dissolved in a given amount, thus the concentration of, जो मैंने बात इतनी देर राम कहानी में सुनाई वही यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसे लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप सोल्यूबिलिटी निकालोगे कैसे, सॉलिड की सोल्यूबिलिटी कैसे निकालोगे। आपने कहा सर बहुत सिंपल है, सॉलिड को पानी में मिलाया, मिलाते गए एक टाइम आएगा जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब जितने सॉल्यूट मैं ऐड कर रहा हूँ उतने ही सॉल्यूट अब बाहर निकल जा रहे हैं सॉल्यूशन में से, तो एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उसी इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी वही आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं अलग से समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी बात में। देखो भाई, मैं कह रहा हूं मान लो ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है, ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं बी में तब कन्वर्ट होऊंगा जब आप मेरे को हीट दे दोगे। कह रहा है मैं बी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन तब होऊंगा जब आप मेरे को हीट दे दोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हमने हीट दे दी, तो भाई ए से बी अब कन्वर्ट होगा। अब ए और बी को हटा करके मैं एक ही जगह पे रख देता हूं आपका सोल्यूट, और बी की जगह पे रख देता हूं सॉल्वेंट। बहुत इजी, सोल्यूट कहता है मैं सॉल्वेंट कह रहा हूं, सोल्यूट कहता है मैं सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को हीट दे दोगे। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सेकंड केस, ये हो गया पहला केस, अब बात करते हैं सेकंड केस। सोल्यूट कह रहा है कि मैं सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि इस बार तुम हीट निकाल लोगे मेरे में से, मेरे को प्रोवाइड नहीं करोगे। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और हम हीट प्रोवाइड कर दें, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट हम प्रोवाइड कर दें तो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने लगेगा। वो चाहता है कि मेरे पास हीट आए, और अगर वो चाहता है हीट आए और हमने हीट दे दी तो वो जल्दी से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है। वो कह रहा है कि मेरे को टेम्परेचर दे दो, अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पर एक्सोथर्मिक में कह रहे हैं कि ना ना मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मेरे से हीट ले लो, लेकिन आप कह रहे हमें तो हीट तुम्हें देनी है, यानी कि वो कहता है ठीक है भाई फिर हीट दे दो, मैं सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होऊंगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा डेल्टा एच क्या होता है भाई, डेल्टा एच का मतलब होता है फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। आपके मन में आएगा सर एंथैल्पी क्या होती है, अभी के लिए हीट एनर्जी लगा लो कि किसी सिस्टम के पास कितनी हीट एनर्जी है उसी को एंथैल्पी कहते हैं, अभी के लिए मान लो एनर्जी को ही एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर आप ये एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ कि आपको हीट देनी पड़ रही है, तो उस केस में फाइनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी कम होगी। भाई पहले कम एनर्जी थी, आपने हीट दे दी तो वो फाइनल में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये है इनिशियल और ये है फाइनल।
तो इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट हो गया, आपने हीट दे दी तो फाइनल एनर्जी ज्यादा, इनिशियल कम है, यानी कि डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हीट बाहर निकल रही है तो यानी कि डेल्टा एच जो होगा, यानी कि एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, तो फाइनल के पास तो एनर्जी कम होगी क्योंकि इनिशियल में से आपने एनर्जी निकाल ली, फाइनल के पास कम है, यानी कि डेल्टा एच ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू हो गई, यानी कि आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। समझ गए? तो पॉजिटिव के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन भी बढ़ जाता है, जबकि नेगेटिव वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन कम हो जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर प्रोसेस कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है, तो सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देख लो लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज इन, ये गलत मीम लग गया, यहाँ नहीं लगेगा, ये दूसरे केस में लगेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये अगेन एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड है बेटा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा जो प्रेशर होता है उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्यों नहीं होता सर? क्योंकि बेटा सोल्यूट जो है वो आपका सॉलिड है, और सॉलिड के ऊपर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, ना उसे तोड़ सकता, ना डिसॉल्व कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यानी कि प्रेशर का थोड़ा बहुत होता है माइन्यूट, प्रेशर का सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पर जो सॉल्युबिलिटी आएगी उसमें कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखा जाता। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।